आज की वीडियो में हम 30 ऐसे सवाल देखने वाले हैं जो सॉइल केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। कौन सा एग्जामिनेशन? तो आईसीआर, जेआरएफ, एसआरएफ और साथ में आने वाले वक्त में जो एग्जाम आपको दिखेगा यानी एएसआरबी नेट, तो इन एग्जामिनेशंस के लिए ये वीडियो या ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी साबित होंगे। तो बिना किसी देरी के हेलो दोस्त, मेरा नाम दिवाकर खत्री है और चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो आज का जो सबसे पहला सवाल है वो ये कह रहा है कि द साइज रेंज डायमीटर ऑफ द ट्रू कोलॉइड इज। ट्रू कोलॉइड्स का सही साइज क्या हो सकता है डायमीटर का, ये आपको जज करना है। 5 4 3 2 1। मुझे पॉज करके अपने आप अपनी तरफ से जो आंसर आपको सही लगे वो अपनी कॉपी में लिख लीजिए। 1 से 30 यानी 1 to 30 काउंटिंग लिख लीजिए कॉपी में और उनके आंसर्स अपने आप गैस करते चलिए। चेक करिएगा कि 30 में से कितने सवाल आपके सही हुए। तो आई होप इसका जवाब आपका एकदम सही होगा। मैं आंसर रिवील कर रहा हूँ। आंसर इज द सेकंड वन, यानी 2 से 200 नैनोमीटर की जो रेंज है उसे हम ट्रू कोलॉइड्स कहते हैं। इससे हम कह सकते हैं कि छोटे पार्टिकल्स हों तो वो क्या हो सकते हैं, ट्रू सॉल्यूशन में आ जाएंगे, है ना। ट्रू सॉल्यूशन यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें से अगर लाइट गुजारी जाए तो लाइट का कुछ हम कहेंगे एक तरह से टिंडल इफेक्ट नहीं देखा जाएगा, है ना। कोलॉइडल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं जिसमें टिंडल इफेक्ट देखा जाता है, राइट। और जब बहुत ज्यादा बड़े पार्टिकल हैं यानी कोलॉइड से बड़े पार्टिकल हैं तो उसे क्या कहते थे हम, सस्पेंशन कह देते हैं, राइट। तो अलग अलग तरह के हम कहते हैं सॉल्यूशंस, उनमें से एक पॉपुलर है नाम ट्रू कोलॉइड्स का। अच्छा, सॉइल के अंदर केस में पूछते हैं स्पेसिफिकली सॉइल के लिए एक टर्म फेमस है, एक डाटा फेमस है, लेस देन 0.002 मिलीमीटर, राइट। ये बहुत फेमस है। आप कहेंगे कि ये तो वही क्राइटेरिया है जो कहता है कि क्ले का साइज क्या है। क्ले का साइज हम ऐसे बताते हैं कि जो लेस देन है 0.002 मिलीमीटर के, राइट। आगे अगर हम बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा सही तरह से मैच किया गया है। लायोफिलिक क्या सॉल्वेंट है, रेपेलिंग होता है। लायोफोबिक क्या सॉल्वेंट लविंग होता है। लायोफिलिक क्या स्टेबलाइज करता है सॉल्वेशन, स्टेबलाइज हो जाता है सॉल्वेशन से, या लायोफोबिक स्टेबलाइज हो जाता है सॉल्वेशन से। क्या लगता है आपको क्या सही जवाब होना चाहिए? अपनी तरफ से अपनी कॉपी में आंसर लिख लिया होगा। मैं आंसर रिवील कर रहा हूँ। 5 4 3 2 1 आंसर रिवील कर रहा हूँ। आंसर इज द थर्ड वन। बिल्कुल लायोफिलिक है, मतलब दो तरह के हम देख सकते हैं कंपाउंड, हम कह सकते हैं लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। फिलिक मतलब लविंग, है ना। तो यहाँ ऐसा आना चाहिए, लायोफिलिक आ रहा है तो इसका आंसर ये होना चाहिए कि ये सॉल्वेंट लविंग होना चाहिए। लायोफोबिक है तो वो सॉल्वेंट रेपेलिंग होगा, राइट। और उसके बाद लायोफिलिक की बात कर रहे हैं तो ये लायोफिलिक जो है वो स्टेबलाइज हो जाता है सॉल्वेशन से, यानी इसे अगर घोलेंगे सॉल्वेंट में तो ये स्टेबलाइज हो सकता है, ये प्रेसिपिटेट होके नीचे नहीं बैठेगा। क्या कह रहा हूँ, ऐसा सॉल्यूट हमारे पास है जो मैंने सॉल्वेंट में डाला, है ना। अब सॉल्वेंट में डालने पर अगर ये इसके साथ इस तरह से रिएक्ट कर रहा है कि वो नीचे जाके बैठ गया यानी प्रेसिपिटेट हो गया, पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट हो गया, तो उसका मतलब वो फ्लॉक्यूलेट हो गया, स्टेबल नहीं रहा। तब इस कंडीशन को मैं क्या कहूंगा, लायोफोबिक कहूंगा। फॉबिक मतलब डर रहा है, डर रहा है तो नीचे जाके बैठ गया। लेकिन अगर हम कहें कि डर नहीं रहा है, सॉल्यूशन में ही घुले हुए रहता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, लायोफिलिक कंडीशन कहेंगे। आई होप इस तरह का कॉन्सेप्ट आप समझते हैं। लायोफोबिक स्टेबलाइज्ड बाय सॉल्यूशन नहीं, लायोफिलिक स्टेबलाइज होता है सॉल्यूशन। इसी से रिलेटेड कुछ बातें मैंने यहाँ रख दी हैं आपके सामने, नोट पॉइंट के रूप में आपको अच्छे से पढ़नी है और इन्हें याद करना है, ठीक है। कि लायोफिलिक क्या है, जो स्टेबलाइज हो गया इलेक्ट्रोलाइट्स के होने पर भी। अदर हैंड लायोफोबिक कौन सा है, कोलॉइड्स आर वेरी सेंसिटिव टू इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब अगर बाहर से इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो ये आसानी से फ्लॉक्यूलेट हो जाएंगे, फ्लॉक्यूलेट होकर नीचे बैठ जाएंगे, प्रेसिपिटेट हो सकते हैं, है ना। और ये बात इंपॉर्टेंटली याद रखनी है कि सॉइल कोलॉइड को हम लायोफिलिक भी कहते हैं, लायोफोबिक भी कहते हैं। ये काम की बात है, याद रखना है। स्टेटमेंट आ सकता है कि द सॉइल कोलॉइड्स आर एट द सेम टाइम लायोफिलिक भी है बिकॉज देयर हाइड्रेशन टेंडेंसी। लायोफिलिक है मतलब ये आपने देखा होगा सॉइल के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर पानी की परत आ सकती है, यानी हाइड्रेशन टेंडेंसी भी होती है उनके अंदर। अलायोफोबिक नेचर भी है क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर सेंसिटिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना। इलेक्ट्रोलाइट्स जब होंगे, आयंस ज्यादा होंगे, है ना, सॉल्ट्स ज्यादा होंगे, तो उस कंडीशन में डिफ्यूज डबल लेयर थ्योरी के अंदर आपने पढ़ा होगा जितने ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे उसके हम कहेंगे जो डीडीएल थ्योरी के रूप में देखें जो थिकनेस है वो कम होने लगती है। तो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन बढ़ने से हम देखते हैं थिकनेस कम होने वाली कंडीशन देखते हैं, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स के होने से हम कहते हैं कि सॉइल में इफेक्ट पड़ता है। तो यानी फॉबिक भी है वो, लायोफिलिक भी है वो। तो इस बात को याद रखना है कि सॉइल कोलॉइड इज बोथ। और साथ में सॉइल कोलॉइड्स दैट इज द क्ले ह्यूमस कॉम्प्लेक्सेस आर द मोस्ट रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ द सॉइल। सॉइल कोलॉइड सबसे ज्यादा मोस्ट
रिएक्टिव कंपोनेंट है, ये बात सीधा आपसे पूछी जा सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ द सॉइल? सॉइल कॉलॉइड्स। क्यों? 3 मेजर काम याद रखेंगे। बफरिंग, बफरिंग का मतलब समझते हैं कि पीएच को मेंटेन करे रखना, है ना, कि भाई अगर पीएच मान लेते हैं 6 है और हमने कुछ बाहर से डाला एसिडिक, फिर भी पीएच 7 रख 6 ही रह पाती है, तो इस फीचर को हम क्या कहेंगे? बफरिंग कहेंगे। दूसरा फिल्टरिंग, मतलब जो पानी इस मिट्टी में से गुजरेगा, उस पानी के अंदर अगर अगर पॉल्यूटेंट्स हैं तो उनको ये सॉइल कॉलॉइड्स क्या पकड़ लेंगे? पॉल्यूटेंट्स हैं तो सॉइल कॉलॉइड्स उन्हें पकड़ लेंगे, है ना, और पानी को साफ कर सकते हैं। तो ये फिल्टरिंग का भी काम कर सकता है। साथ में न्यूट्रिएंट सप्लाई का काम भी कर सकता है कि भाई जो हमारे पास ये सॉइल कॉलॉइड्स हैं, उनके ऊपर केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ज़्यादा होगी, तो ये कैल्शियम, मैग्नीशियम और भी कई तरह के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके सप्लाई में काम आ सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये दोनों बातें जो मैंने आपको हाईलाइट करके दिखाई है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन का जवाब दीजिए, फटाफट दीजिए। Clay humus complex in the soil is regarded as the most reactive component because it controls। आप कहेंगे दिवाकर पिछली स्लाइड में आंसर बताया था और इस स्लाइड पे क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्यों? ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ये बात अच्छे से याद हो जाए कि 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स या 3 इंपॉर्टेंट काम क्या है क्ले ह्यूमस कॉम्प्लेक्स, यानी हम क्या कह सकते हैं? सॉइल कॉलॉइड्स। फटाफट आपका आंसर अपने दिमाग में, मैं होप करता हूँ आपने सोच लिया होगा। रिवील कर रहा हूँ आंसर, आई एम रियली श्योर आपका ये आंसर सही होगा। आंसर बिल्कुल सही है, आपका आंसर है सी, यानी फिल्टरिंग, बफरिंग और साथ में न्यूट्रिएंट सप्लाई। फटाफट से फोर्थ क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए। फोर्थ क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आइसोमॉर्फो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है और उसमें मैग्नीशियम इज रिप्लेस्ड बाय लिथियम, मैग्नीशियम यानी बड़ी वैलेंसी वाला आदमी जो है उसे छोटी वैलेंसी वाला आदमी जो है वो रिप्लेस कर रहा है, तो क्या चार्ज डेवलप होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, कुछ नहीं होगा, या 2 इक्विवेलेंट चार्ज डेवलप हो जाएगा नेगेटिव के रूप में? फटाफट से आंसर बताइए। आंसर अपने दिमाग में सोच लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए। आंसर रिवील कर रहा हूँ, आंसर इज द, आई होप ये आंसर सही होगा आपका, बिल्कुल सेकंड, यानी नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। मैं अपने दिमाग में इसे ट्रिक के रूप में ऐसे याद रखता हूँ कि जो लोअर वैलेंट है, लोअर वैलेंट यानी छोटे बच्चे, है ना, छोटे बच्चे, जैसे कि इन केस ऑफ दिस क्वेश्चन लिथियम, और जो बड़े वैलेंट लोग हैं यानी जिनके पास वैलेंसी ज्यादा है वो बड़े लोग हैं, मैग्नीशियम हो जाए चाहे फिर वो एल्यूमिनियम हो जाए, ये बड़े लोग हैं जिनकी वैलेंसी ज्यादा है। अगर छोटे बच्चे बड़े बच्चों से बहस करेंगे, छोटे बच्चे बड़ों से बहस करेंगे, तो उसे क्या अच्छी बात कहा जाएगा? नहीं, कहेंगे जुबान लड़ा रहा है, तो ये नेगेटिव बात बोल दी है अपने। तो छोटे बच्चे बड़े लोगों से बहस कर रहे हैं तो नेगेटिव बात होगी, बिल्कुल नेगेटिव बात के नाम पे मुझे याद रहता है कि इससे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। आप कहेंगे दिवाकर ये ट्रिक बनाने की क्या जरूरत है, हम तो जेन्युइनली समझते हैं कि जो छोटा चार्ज बड़े को कर रहा है तो फिर लेटिस का नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। देखो लॉजिकली समझ में आना अच्छी बात है, लेकिन ट्रिक्स के रूप में पकड़ के दिमाग में रखना भी बहुत जरूरी है ना। अगर बड़े बच्चे, बड़े लोग जो हैं, हायर वैलेंट लोग जो हैं, वो छोटे बच्चों को डांटे, लोअर वैलेंट को डांटे, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो पॉजिटिव बात है, डांटना भी चाहिए, नहीं तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो आप कहने का मतलब समझ गए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फंडा इंपॉर्टेंट है, याद करना जरूरी है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट अपनी कॉपी में लिख लीजिए, मुझे पॉज करके जज कर लीजिए क्या सही है क्या गलत है। 5 4 3 2 1 मैं आंसर रिवील कर रहा हूँ। आंसर शुड बी द सेकंड वन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट? क्योंकि जिसका नाम है हमारा ZPC, 0 पॉइंट चार्ज। बच्चा बच्चा जानता है कितना जरूरी कॉन्सेप्ट है ZPC। ऐसी पीएच जिसके ऊपर नेट चार्ज जो होता है सरफेस का वो 0 हो जाता है। ठीक है दिवाकर, अब ZPC जो है उससे रिलेटेड काम की बात यह है कि अगर मेटल का हिसाब हम ये देखें कि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखती है, तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी मतलब वो उतनी ज्यादा हायर एसिडिक स्ट्रेंथ रखती है। आप कहेंगे कैसे? लेट से अगर कोई मेटेलिक फॉर्म है उसके अंदर अगर हाइड्रोजन जुड़ा है, तो जितना ज्यादा हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ पास में जुड़े हुए रहेंगे, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रो नेगेटिव होना मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ रहेंगे, तो हाइड्रोजन उतनी आसानी से निकल पाएंगे, हाइड्रोजन अलग हो जाएंगे यहाँ से, हाइड्रोजन H+ के रूप में अलग हो जाएंगे, है ना, H+ के रूप में अलग हो जाएंगे, तो यानी हायर एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। बिल्कुल। अब एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होने पर ZPC किस तरफ खिसक गया? नेगेटिव की तरफ खिसक जाता है, मतलब लोअर साइड के अंदर। एसिडिक कंडीशन में ZPC इधर जाएगा, OH हायर पीच की तरफ, एसिडिक उधर की तरफ जाएगा, मतलब एल्केलाइन कंडीशन में इधर जाता है, और एसिडिक कंडीशन में हम कहते हैं ZPC कहाँ? लोअर साइड में आ जाता है। तो हमने कहा हायर एसिडिक होने के कारण लोअर ZPC। तो काम की बात क्या समझे?
आता था तो अच्छी बात, नहीं आता था तो याद रखना। फटाफट से एक बोनस क्वेश्चन के रूप में इसका आंसर मैं आपको नहीं बता रहा, और अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है, समझ में आता है, तो मुझे इसका आंसर का जवाब मतलब इस क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कमेंट करके बताइए कि ZPC के रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, याद रखिएगा। चलिए फटाफट से ZPC की वैल्यूज को अपने दिमाग में रिकॉल करिए और इसे मैचअप के रूप में सॉल्व करिए और आंसर अपना अपनी कॉपी में लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा। मुझे पॉज करके आंसर अपनी कॉपी में लिख लिया है, ऐसी उम्मीद है आपसे। आंसर मैं रिवील कर रहा हूँ, फर्स्ट ही है, यानी सिलिकॉन ऑक्साइड का हमें याद रखना होता है कि सिलिकॉन ऑक्साइड का हमें याद रखना है कि ये तो कितना होता है यार, सिलिकॉन मतलब सिलिका का गलत लग रहा है, ये तो बी का थर्ड होना चाहिए, MnO2 का हाँ MnO2 का 4 होना चाहिए, सॉरी। सिलिका का कितना होना चाहिए, थर्ड, बिल्कुल। MnO2 का कितना है, फोर्थ होना चाहिए। TiO2 का कितना होना, टाइटेनियम ऑक्साइड का, ये 5 होना चाहिए। Fe2O3 याद रखना है हमें, कितना रखता है 6.5। अच्छा Al2O3 बहुत ही ज्यादा 9.5 तक चला जाता है, तो ये बहुत ही ज्यादा वैल्यू इंपॉर्टेंट है, सीधा एग्जाम में आ सकते हैं। ऐसी उम्मीद करता हूँ आपको याद थी। फटाफट से असेशन रीजन को पढ़िए और बताइए क्या आंसर सही होना चाहिए। 5 4 3 2 1 आंसर आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू। दिखा रहा हूँ आंसर इज फर्स्ट। मतलब दोनों बातें सही है, उसको एक्सप्लेन भी कर रही है। ये कहते हैं कि अगर मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, तो हो सकता है उसका ZPC हो ही ना, मतलब 0 चार्ज, मतलब ऐसी पीएच जिसके ऊपर ओवरऑल चार्ज 0 हो जाएगा, ऐसी कोई पीएच ही नहीं होगी। क्या कहना चाह रहे हो जाकर, ये कहना चाह रहे हैं अगर किसी मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है तो ऐसा कोई भी पीएच नहीं होगा। आप पीएच कम करके देख लो, ज्यादा करके देख लो, कोई ऐसी कोई पीएच नहीं है जहां इसका ओवरऑल चार्ज 0 हो जाए। क्यों? क्योंकि इसके पास तगड़े तगड़े ग्रुप्स होते हैं। तगड़े तगड़े का मतलब क्या है, मतलब खतरनाक ग्रुप्स हैं, यानी COOH है, OH माइनस है ना, या बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं इसके पास जो आसानी से H+ छोड़ देते हैं, जिसके कारण इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बने रहता है। ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस, इनकी आपको पता होगा कि CEC बहुत ज्यादा होती है, तो इनके अंदर ऐसे कोई पीएच ढूंढ पाना मुश्किल है जहां पर नेट चार्ज ओवरऑल 0 हो। तो इसलिए हम कहेंगे कि मे नॉट हैव, तो ऐसा कह सकते हैं इसके अंदर ZPC होगा ही नहीं, तो ऐसी बात सच है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। फटाफट से मुझे ये बताइए कि DDL थ्योरी के अंदर कौन सी बात इनवर्सली रिलेटेड है, विच फैक्टर इज इनवर्सली रिलेटेड टू द थिकनेस ऑफ द डिफ्यूज डबल लेयर थ्योरी। 5 4 3 2 1 आंसर अपनी कॉपी में लिख लिया होगा, मुझे पॉज करके, है ना, आप कहेंगे हर क्वेश्चन में बोलने की जरूरत नहीं होती, फिर भी मेरे याद दिलाना आपको मेरा फर्ज है। आंसर है फर्स्ट, वैलेंसी ऑफ द काउंटर आयंस। वैलेंसी जितनी ज्यादा होगी, है ना, एक आपसे पूछे सोडियम है, एक आपसे पूछे मैग्नीशियम है, एक आपसे पूछे एल्यूमिनियम है, तो सबसे ज्यादा थिकनेस को कम कौन कर सकता है? अरे एल्यूमिनियम कर सकता है, सबसे ज्यादा चार्ज को कम कर सकता है एल्यूमिनियम। इसका मतलब जितना ज्यादा हायर वैलेंट होगा उतना ज्यादा हम कह सकते हैं वो थिकनेस को कम कर देगा। पूरी DDL थ्योरी समझाने बैठूंगा तो बहुत वक्त लग जाएगा। DDL थ्योरी के ऊपर सेपरेट वीडियो भी बना रखा है मैंने, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो वो कांस्टेंट ही है। स्क्वायर रूट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन नहीं, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन पे स्क्वायर रूट में तो नहीं आएगा। और द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, टेम्परेचर का नहीं रोल इसमें, है ना, वो भी कांस्टेंट रखते हैं उस कंडीशन में, है ना। तो ZPC का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। अब ZPC से रिलेटेड ही, सॉरी, ZPC के बाद जीटा पोटेंशियल पे आ गए हम। जीटा पोटेंशियल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीटा पोटेंशियल DDL के अंदर कहाँ लोकेट होता है, ये बताना है आपको। 5 4 3 2 1 आई होप आपने आंसर अपना कॉपी में लिख लिया होगा। आंसर रिवील कर रहा हूँ, आंसर इज फर्स्ट। याद रखना ये अभी लेटेस्ट ARO, समझते हैं, एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर, है ना, या AARO आई थिंक, असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर 2025, यानी राजस्थान के अंदर सॉइल साइंस के स्टूडेंट हैं आप, अगर आपको नौकरी चाहिए तो उस तरह के एग्जाम में ये सवाल आया था। एट अ प्लेन ऑफ शीर, अ स्लिपिंग प्लेन कहते हैं इसे। DDL थ्योरी के अंदर हम कहते हैं कि ये सॉइल कॉलॉइड है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। यहाँ फिक्स्ड लेयर होती है पॉजिटिव चार्जेस की, फिक्स्ड लेयर होती है। फिक्स्ड लेयर के जस्ट बाद हमारी कौन सी लेयर शुरू हो जाती है, डिफ्यूज लेयर शुरू हो जाती है। तो ये जो फिक्स्ड लेयर और डिफ्यूज लेयर के बीच में एक प्लेन बनता है, इस प्लेन को हम क्या कहते हैं, स्लिपिंग प्लेन कहते हैं, है ना। और ये इमोबाइल लेयर और मोबाइल लेयर को जो अलग कर रहा है एक पतला सा प्लेन, एक ऐसी सतह, ऐसी सतह को हम क्या कह सकते हैं, स्लिपिंग प्लेन या शीर प्लेन कह सकते हैं। तो इसी के ऊपर नोट किया जाता है
जीटा पोटेंशियल। जीटा पोटेंशियल है क्या? डिफ्यूज लेयर और फिक्स्ड लेयर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ओके दिवाकर, आगे बढ़ो। 10वें नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट से अपने कॉपी में लिख लीजिए, मुझे पॉज करके अपना क्वेश्चन पढ़ लीजिए और उसका आंसर लिख लीजिए। 5 4 3 2 1 मैं आंसर रिवील कर रहा हूँ। आंसर इज सेकंड, द लेयर कंप्रेस्ड। क्यों? क्योंकि आपने डाला क्या है? कैल्शियम डाला है। कैल्शियम क्या करता है? कैल्शियम फ्लॉक्यूलेट करवाता है, फ्लॉक्यूलेशन करवाता है मिट्टी के अंदर। ये फ्लॉक्यूलेशन जोड़ने का काम करता है। फ्लॉक्यूलेशन होने का मतलब क्या है? जीटा पोटेंशियल कम हो गया, जीटा पोटेंशियल कम हो जाना, याद रखना, जीटा पोटेंशियल कम हो गया। फ्लॉक्यूलेशन के अंदर जीटा पोटेंशियल कम हो जाता है। जीटा पोटेंशियल बढ़ जाता है तो क्या होता है? डीफ्लॉक्यूलेशन। कौन करवाता है? सोडियम करवाता है। ठीक है दिवाकर, आगे बढ़ो। तो द लेयर कंप्रेसेस, लेयर कंप्रेस हो जाएगी किसके कारण? सोडियम के, सॉरी कैल्शियम के कारण। ड्यू टू इंक्रीज आयनिक एक्टिविटी, बिल्कुल आपने कैल्शियम कार्बोनेट डाला है तो आयनिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी, काउंटर आयन वैलेंसी ज्यादा है और उससे फ्लॉक्यूलेशन होगा। ZP यानी जीटा पोटेंशियल क्या होता है इस कंडीशन में? कम हो जाता है, याद रखना जरूरी है। फटाफट से गैपोन इक्वेशन से, ये आपका ये सवाल हो सकता है आपको थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लगे। क्यों? क्योंकि गैपोन, कैर और वेंसलो ये तीनों इक्वेशंस जो हैं कैर इक्वेशन, वेंसलो इक्वेशन, वेंसलो की स्पेलिंग ठीक है एंड वेंसलो, और तीसरा हम देख सकते हैं गैपोन, है ना। ये तीनों ही इक्वेशन जो है वो स्टूडेंट्स के दिमाग में थोड़ा सा ऐसा होता है कि यार ये बहुत बेकार टॉपिक है। बेकार कुछ नहीं है वैसे, बस थोड़ा बहुत ही दिमाग में रखनी है बातें। मुझे लगता है कि ये याद रख लेना कि ये मोनोवेलेंट के लिए आई थी थ्योरी। वेंसलो और गैपोन जो है वो डायवेलेंट्स के लिए काम में ली जा सकते हैं। अब वेंसलो और गैपोन से रिलेटेड आपको एक मिला जुला क्वेश्चन पूछा है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? आंसर मैं रिवील कर रहा हूँ। आंसर इज द थर्ड, यानी स्क्वायर रूट ऑफ द डाइवेलेंट कैटायन कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन। काम की बात ये याद रखना कि गैपोन इक्वेशन जो थी वो सबसे ज्यादा काम में ली जाने वाली इक्वेशन है सॉइल साइंस के अंदर, और सबसे ज्यादा काम में ली जाती है। और काम की बात यह है कि इसके अंदर क्या होता है? स्क्वायर रूट काम में ले जाता है। अब मैं आपको बोल के बता रहा हूँ तो हो सकता है समझ में ना आ रही हो, मैं कोशिश करूंगा आपके सामने एक स्क्रीनशॉट आ जाएगा जिसके अंदर आप देख पाएंगे कि उसके अंदर क्या दिखता है? स्क्वायर रूट काम में ली जाता है। काम की बात यह है कि वेंसलो इक्वेशन जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है? मोलर फ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड है, याद रखना, मोलर फ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड है। जबकि आपसे पूछे कैर इक्वेशन जो है, कैर इक्वेशन के ऊपर किस पे बेस्ड थी? उसमें कंसंट्रेशन वगैरह को दिखाया गया है, वो मोनोवेलेंट के लिए एक तरह से। ठीक है दिवाकर, आगे बढ़ो। आगे ये पूछा है कि अच्छा वही क्वेश्चन पूछ लिया जो मैं आपको बता रहा था अभी कि टू इम्प्रूव इट्स एप्लीकेशन ऑफ कैर इक्वेशन वेंसलो ने किस तरह से कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस किया, तो ये आपको बताना है। 5 4 3 2 1, आई होप आपने इसका आंसर सही जज किया होगा। आंसर रिवील करूं तो आंसर इज सेकंड, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ टोटल आयन। मोल फ्रैक्शन होता है, मोल कंसंट्रेशन नहीं, याद रखना मोल फ्रैक्शन होता है। ओके, फटाफट से दो इस सवाल को पढ़िए। आपको पूछा गया है कि दो तरह की आपके पास मिट्टी है ना, डिटरमाइन एट pH 7 वर्सेस 8। क्या कह रहा है? अ सॉइल साइंटिस्ट कंपेयर द CEC ऑफ पीट, अच्छा ठीक है, हाई ऑर्गेनिक मैटर डिटरमाइंड एट pH 7 वर्सेस 8, द CEC एट 8 विल बी हायर बिकॉज। तो अब CEC का pH के ऊपर इफेक्ट पूछा जा रहा है। आपको पता है कि pH बढ़ती है तो CEC बढ़ती है ना, pH बढ़ती है तो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बढ़ती है। उससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको जज करके बताना है। 5 4 3 2 1, आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। आंसर इज सेकंड, द ऑर्गेनिक मैटर contains pH dependent charges that becomes increasingly negative charge and the pH range। बढ़ने का कारण क्या बताते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है तो मतलब इसके अंदर जो आपको ग्रुप बताया मैंने, COOH ग्रुप होता है, OH ग्रुप्स हैं, ये सारे H अगर हाइड्रोजन छोड़ देंगे तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव चार्ज आएगा तो ओवरऑल मिट्टी का नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, और ओवरऑल नेट नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो यानी CEC कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी जो है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। देन उसका मतलब ये हुआ the organic matter contains the pH dependent charges become increasingly negative as the pH rises। ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा तो pH डिपेंडेंट चार्जेस बढ़ेंगे, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, CEC ज्यादा हो जाएगी। ओके, CEC ज्यादा होने का कारण ही पूछा था आपसे। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर अपनी कॉपी में लिखिए। least likely to be a direct contribution factor to the high CEC। ओके, आपको कहा है कि एक सॉइल है जिसकी CEC ज्यादा है, 40 से भी ज्यादा है, तो बताओ इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो सबसे कम इफेक्ट करता है CEC।
जज कर लिया होगा आपने कॉपी में, मुझे पॉज करके आंसर लिख लिया होगा, मैं आंसर दिखा रहा हूँ। आंसर इज थर्ड। मतलब लो न्यूट्रिएंट रिटेंशन कैपेसिटी तो नहीं होती भैया। जब आप खुद कह रहे हैं कि सीईसी ज्यादा है, वेरी हाई सीईसी जब आप कह रहे हैं, तो मतलब उसकी न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी भी ज्यादा ही होगी। अच्छा, और ऑप्शंस देखें कि हाई कंटेंट ऑफ क्ले मिनरल लाइक मॉन्टमोरिलोनाइट। देखो मॉन्टमोरिलोनाइट होगा तो वो इफेक्ट करेगा सीईसी को, एक मेजर फैक्टर है। दूसरा, हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, पानी को होल्ड करने की क्षमता ज्यादा है, मतलब क्ले कंटेंट ज्यादा होगा तभी ऐसा होता है ना। तो मतलब ये भी एक फैक्टर इंपॉर्टेंट है, सीईसी से रिलेटेड है। और हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, बिल्कुल ऑर्गेनिक मैटर भी इफेक्ट करता है। ये बात सही नहीं है कि लो न्यूट्रिएंट रिटेंशन कैपेसिटी, लो न्यूट्रिएंट रिटेंशन कैपेसिटी तो हो ही नहीं सकता अगर आपने हाई ऊपर मेंशन कर दिया है हाई सीईसी को। ओके, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है ना। 15 नंबर क्वेश्चन का जवाब अपने कॉपी में लिख लीजिए। मैं आंसर रिवील कर रहा हूँ, मैं आंसर रिवील कर रहा हूँ, आंसर रिवील कर रहा हूँ। आंसर इज, जो पॉज करके आपने लिखे होगा आंसर, आंसर इज फोर्थ, बेटर फर्टिलिटी टू सस्टेन क्रॉप प्रोडक्शन। मतलब एक्सेप्ट पूछा था, पूछा है कि अ सॉइल दैट हैव अ लोअर सीईसी, पिछले क्वेश्चन में हायर बोला था, इस क्वेश्चन में लोअर बोल दिया। अगर सीईसी बहुत कम है तो क्या नहीं होगा मिट्टी में। सीईसी कम है तो मतलब सैंड प्रोपोर्शन ज्यादा हो सकता है, सही बात है। सीईसी कम है तो मतलब ग्रेटर कैपेसिटी टू रेसिस्ट चेंज इन द पीएच, बफरिंग कैपेसिटी लो होगी। ग्रेटर कैपेसिटी टू रेसिस्ट, ग्रेटर नहीं आएगा यहाँ पे, लेसर होगा। लेसर कैपेसिटी टू रेसिस्ट पीएच, मतलब लोअर बफरिंग कैपेसिटी होगी। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा, द हायर रिस्क ऑफ न्यूट्रिएंट लीचिंग, द हायर रिस्क ऑफ न्यूट्रिएंट लीचिंग, हाँ बिल्कुल, आप कह रहे हैं सैंडी स्ट्रक्चर है और सीईसी कम है तो लीचिंग के चांसेस ज्यादा होंगे। लेकिन फर्टिलिटी बेटर नहीं होगी। फर्टिलिटी तभी बेटर होगी जब आपकी सीईसी क्या हो, ज्यादा हो, यानी सीईसी ज्यादा होनी चाहिए। देखो यही है सॉइल केमिस्ट्री, सॉइल पीएच, सॉइल के अंदर सीईसी, इन सभी को चीजों को पढ़ना ही तो क्या है, सॉइल केमिस्ट्री है। चलो, विच set of property most reliable describe the soil that is expected to have low CEC। कम सीईसी के लिए कौन से कैरेक्टर्स सही होंगे, जज करिए फटाफट से, अपना आंसर अपनी कॉपी में लिख लीजिए। 15 सवाल हो चुके हैं, मैं ऐसे आशा करता हूँ आप कम से कम 10 सवाल तो सही हुए होंगे। नहीं हुए हैं तो इस वीडियो को पॉज कर दीजिए और एक बार सॉइल केमिस्ट्री का रिवीजन लीजिए, अपने नोट्स, अपनी कॉपी, अपनी IEEE कहीं ना कहीं से इन्हें वापस रिवाइज करिए। फिर बाद में इस क्वेश्चन, बचे हुए 15 क्वेश्चन और सॉल्व कर लीजिएगा। अगर लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हिल रहे हैं, नहीं हो रहे हैं सवाल, तो थोड़ा कंटेंट रिवाइज करिए आपने जो पढ़ा है ना। इस वीडियो MCQs का पर्पस क्या है, अगर आप पढ़ चुके हैं तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो पाएगा। चलिए खैर, आई होप अब तक आपके सवाल अच्छे सॉल्व हो रहे होंगे। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आपने क्या जज किया है। आंसर रिवील कर रहा हूँ। सॉरी, लो सीईसी से रिलेटेड कैरेक्टर, अभी मतलब पिछला क्वेश्चन से रिलेटेड हो गया। लो सीईसी मतलब सैंडी स्ट्रक्चर हो सकता है, लो ऑर्गेनिक मैटर होगा, हाई रिस्क ऑफ लीचिंग, वही पिछले क्वेश्चन को घुमा के लिख दिया बस, ठीक। एक प्रॉब्लम दी गई है IEEE में, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया गया है जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, जो कहता है कि आपके पास 100 ग्राम मिट्टी है ना, इज यूज फॉर द सीईसी डिटर्मिनेशन, उसको उसके अंदर से हम सीईसी निकाल रहे हैं। अब आपको ये कहा है कि एक्सचेंज दैट इज 100 मिलीग्राम, उसके अंदर कैल्शियम है, 24 मिलीग्राम उसमें मैग्नीशियम है, 19.5 मिलीग्राम उसमें पोटेशियम है, 11.5 मिलीग्राम उसमें सोडियम है, 1.5 मिलीग्राम उसमें हाइड्रोजन है और 4.5 मिलीग्राम उसमें एल्यूमिनियम है। ठीक है, मतलब डिटर्मिनेशन करके देखा तो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट इतना आया। अब आपको ये कहा है कि इसकी सीईसी है ना, तो अज्यूमिंग दैट यही एलिमेंट सीईसी में भाग लेंगे तो आपको क्या निकाल के दिखाना है, कंप्यूट क्या करना है, सीईसी निकालनी है और बीएसपी निकालना है और बीयूपी निकालना है। बीयूपी क्या होता है, बेस अनसैचुरेशन परसेंटेज, है ना, बेस सैचुरेशन परसेंटेज होता है बीएसपी, बीएस परसेंटेज बेस सैचुरेशन परसेंटेज, और साथ में इक्विवेलेंट वेट आपको दिए गए हैं। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको पता होगा ये सॉल्व कैसे करना है। अगर नहीं पता है तो चलिए देख लेते हैं। आपको अमाउंट कितने दिए गए थे, ये अमाउंट दिए गए थे इन एन आयंस के, तो भाई इतना 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 ग्राम है। अब हमें निकालना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ केटायंस। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे भैया, जो आपको मिलीग्राम दिया गया है उसके अंदर आप भाग लगा दीजिए किसका, वैलेंसी का, एक तरह से उनकी वैलेंसी का, वैलेंसी का नहीं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ केटायंस, ये भी तो हमें फिक्स दिया गया है। इक्विवेलेंट वेट भी तो EW होता है ना, EW कैसा होता है, मॉलिक्यूलर वेट के अंदर भाग लगा होता है वैलेंसी का, इसलिए मेरे दिमाग में आया। चलो ये भी हमें दिया गया है कितना, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन था। तो अब हमें निकालना क्या है, अमाउंट ऑफ मिली इक्विवेलेंट इन 100 मिलीग्राम ऑफ सॉइल, कितना अमाउंट 100 मिलीग्राम के अंदर है, वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम
मिलीग्राम के अंदर भाग लगाएंगे मिली इक्विवेलेंट वेट का। मिलीग्राम के अंदर जब आप भाग लगा देते हो इक्विवेलेंट वेट का तो ये बन जाता है मिली इक्विवेलेंट, राइट। एक पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, मुझे लगता है पता होना चाहिए आप। तो मिली इक्विवेलेंट अगर हम निकाल रहे हैं मतलब 100/20, 5, 24/12, 2, और इस तरह से हमारे पास कुछ वैल्यूज आ जाएंगी। और परसेंट सीईसी निकालना है तो क्या करेंगे भैया, परसेंट सीईसी बाद में निकालेंगे, पहले अब ये देख लेते हैं कैसे निकालेंगे हम सारे ओवरऑल सीईसी। सीईसी मतलब टोटल केटाइंस देखेंगे, तो सारे जितने भी हैं इन सबका सम कर देंगे, इन सबका सम करेंगे तो आएगा 10। तो ये हमारी 10 क्या हो जाएगी, टोटल सीईसी हो जाएगी। जब सीईसी निकल गया तो बीएस भी निकल सकता है। बेस परसेंटेज बेस सैचुरेशन क्या होता है, नंबर ऑफ, हम कहेंगे ऐसे केटाइंस जो कि सारे केटाइंस का सम देखेंगे। सारे केटाइंस हैं कितने, देखो कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम, जो कि एक तरह से बेसिक है, बेसिक केटाइन है, एल्कली एलिमेंट्स है। तो उनको हमने ऊपर रख दिया, डिवाइड में लगा देंगे हम किसको, टोटल सीईसी को। टोटल सीईसी कितनी थी हमारी, 10 थी। टोटल ऊपर सिर्फ कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड सोडियम को अगर जज किया जाए, हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम तो एसिडिक है तो इनको छोड़ देंगे, और इनको छोड़ के सारे को जब ऊपर रखेंगे, नीचे रखेंगे सीईसी और सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारा कितना, 80% बेस सैचुरेशन। बस सैचुरेशन 80% है तो अनसैचुरेटेड कितना होगा, 20% होगा। डन। तो इस तरह से हमने एक सवाल देखा, परसेंटेज ऑफ सीईसी, परसेंट ऑफ सीईसी निकाला गया। सीईसी का परसेंटेज वही है 5, 10 के मुताबिक कितना हुआ, 50% हो गया। 2 कितना हो गया, 10 के मुताबिक 20% हो गया, तो उसे बताया गया। चलो खैर, फटाफट से स्कोफील्ड रेशियो लॉ से रिलेटेड सही स्टेटमेंट जज कर लीजिए। 5 4 3 2 1 आंसर बिल कर रहा हूं, आंसर इज थर्ड। मतलब सॉइल सॉल्यूशन इज फेयरली डाइल्यूटेड, मतलब आपको पूछा है कि 3 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होते हैं स्कोफील्ड रेशियो लॉ के। स्कोफील्ड रेशियो लॉ इज वैलिड अप टू, वैलिड फॉर द 3 कंडीशंस ओनली। कौन सी 3 कंडीशन होती है, सॉल्यूशन फेयरली डाइल्यूट होना चाहिए, कॉलॉइड्स हैव नो अप्रिशिएबल नेगेटिव चार्ज, कॉलॉइड्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं होना चाहिए, एंड नॉन एक्सचेंजेबल आयंस आर नॉट रिलीज, जो नॉन एक्सचेंजेबल आयन है वो नॉन एक्सचेंजेबल ही रहने चाहिए, वो बाहर नहीं आने चाहिए। तो ये 3 कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट। आप कहेंगे सर आप कंडीशन बता रहे हैं, हम स्कोफील्ड रेशियो लॉ ही याद नहीं है क्या होता है। याद नहीं है तो यहाँ से पढ़ लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है ये लॉ, कि अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम में है, मोनोवेलेंट है, डाइवेलेंट है और ट्राइवेलेंट है, तो अगर ये इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ही रहे तो ये शर्त है, क्या शर्त है, कि जो मोनोवेलेंट का कंसंट्रेशन है वो लेट से 1 है, डाइवेलेंट का कंसंट्रेशन अगर आप, हम कहेंगे स्क्वायर से चेंज करेंगे, और ट्राइवेलेंट का क्यूब से चेंज करेंगे। क्यों चेंज करना है, मतलब ये एक कंडीशन बताई गई है कि इक्विलिब्रियम में अगर मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट है, तो डाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट का अगर कंसंट्रेशन आप स्क्वायर या क्यूब की फॉर्म में अगर बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो इक्विलिब्रियम कैसा रहता है, बना रहता है। आप कहेंगे अगर आपने क्या बोला हमें कुछ समझ नहीं आया, कुछ नहीं समझ आया तो मुझे पॉज करके एक बार आराम से इसे पढ़िएगा और मुझे टैप 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 करके पीछे करके एक बार वापस सुनिएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। नहीं आई हो तो फिर भी कमेंट करके बताना कि सर स्कोफील्ड रेशियो लॉ समझ में नहीं आया, एक बार कमेंट में अच्छे से समझा दो, समझा देंगे। नेक्स्ट है जोरो जारूसोव कॉम्प्लीमेंट्री आयन प्रिंसिपल क्या कहता है। कॉम्प्लीमेंट्री आयन का मतलब ये है, लेट्स से अगर कोई पोटेशियम है और किसी जगह पे वो पड़ा है, और अगर मान लेते हैं उसके आसपास कैल्शियम बहुत ज्यादा है, तो वो कैल्शियम अगर उसे रिप्लेस कर दे रहा है तो ये जो कैल्शियम आयन है इसे हम क्या करेंगे, एक तरह का कॉम्प्लीमेंट्री आयन कहते हैं। तो भाई एक दूसरे को रिप्लेस कर रहा है, तो जो रिप्लेस कर रहा है उसे हम एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री आयन कहते हैं। तो जोरूसोव नाम के आदमी ने, मतलब साइंटिस्ट ने कॉम्प्लीमेंट्री आयन प्रिंसिपल समझाया, और उसने रिप्लेसिबिलिटी ऑफ एन आयन के ऊपर बात कही कि बताओ ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है। आई होप अपना आंसर आपने कॉपी में लिख लिया है। आंसर मैं रिवील कर रहा हूँ, आंसर है थर्ड, यानी काइंड ऑफ आयंस एंड द नेचर एंड अमाउंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आयन। किस तरह का आयन है, वही कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, किस तरह का आयन है, एंड द नेचर, उसका नेचर क्या है, मतलब उसकी वैलेंसी क्या है एक तरह से, एंड अमाउंट, उसका कितना अमाउंट है। अगर ज्यादा होगा कॉम्प्लीमेंट्री आयन, बहुत ज्यादा आयन है तो वो आसानी से उसको रिप्लेस कर सकते हैं, राइट। पोटेशियम है, अगर यहाँ कैल्शियम 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 बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो वो आसानी से यहाँ इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ये कंडीशन देखी जाती है सेमी एरिड रीजन्स के अंदर, जहाँ सोडियम बहुत ज्यादा होता है आसपास। पढ़ाएगा भी प्रोबेबिलिटिक सॉइल्स तो वहाँ पता होगा आपको, सैलाइन कंडीशंस के अंदर या
एल्कली कंडीशन में भी हम कह देते हैं कि सोडियम जो है बहुत ज़्यादा होने के कारण वो आसानी से रिप्लेस कर पाता है। चलो खैर, ज़ोरोसोव का जो अभी आपको कॉन्सेप्ट मैंने बताया उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आप फटाफट से सॉल्व करके बताइए। कॉपी में अपना आंसर लिखिए, क्या होना चाहिए इसका आंसर। आंसर रिवील कर दूं? आंसर रिवील कर रहा हूं, आंसर इज दिस, यानी लेस सैचुरेटेड मोर रिप्लेसेबल, है ना। जितना ज्यादा हम कहेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द डिग्री ऑफ सैचुरेशन एंड द रिप्लेसिबिलिटी। रिप्लेसिबिलिटी, बात हो रही है पोटेशियम की, है ना। अब कैल्शियम पे फोकस नहीं है हम, कौन रिप्लेस ज्यादा होगा, वो ज्यादा होगा जो कम सैचुरेटेड है ना, जो लेस सैचुरेटेड है। जो मात्रा में कम होगा उसको आराम से दबाया जा सकता है ना। ऐसा होता है ना, माइनॉरिटी में जो लोग हैं उनको मेजोरिटी वाले लोग दबा देते हैं, वही वाली बात है, दबा देना मतलब यहाँ मतलब रिप्लेस कर देते हैं। मोर रिप्लेसेबल इफ कॉम्प्लीमेंट्री आयन इज स्ट्रॉन्गर, कॉम्प्लीमेंट्री आयन अगर स्ट्रॉन्गर है तो रिप्लेस कर देगा। ठीक है जनाब, अगर आप इसको और पढ़ना चाहें ज़रूसोव वाला कॉन्सेप्ट को तो मैंने यहाँ स्क्रीनशॉट रखा है, आराम से पढ़ सकते हैं। फटाफट से एसेशन रीजन को पढ़िए और बताइए क्या आंसर होना चाहिए। 5 4 3 2 1, आई एम रिवीलिंग द राइट आंसर। आंसर इज फर्स्ट। बिल्कुल याद रखना है कि the force of attraction of the force of attraction between a divalent and the soil colloid is always 4 times greater than the force of attraction between the monovalents। क्यों भैया? क्योंकि हमने कभी बचपन में मतलब 12वीं में या 10वीं में पढ़ा है कि के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, पढ़ा है कि कभी नीट की प्रिपरेशन में या कहीं ना कहीं, अगर हो सकता है फिजिक्स के अंदर पढ़ते थे यार हम लोग, इसे कुलॉम्स लॉ कहते थे। क्या कहते हैं? कुलॉम्स लॉ कहते हैं। कुलॉम्स लॉ कहता है कि दोनों मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? चार्जेस के मल्टीपल के, यानी प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के, और डिस्टेंस के स्क्वायर के, सॉरी, है ना, इनवर्सली होता है। आपने क्या बोला? एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। इस कारण से इसे हम कूलॉम्स लॉ कहते हैं और यही अप्लाई हो रहा है हमारी मिट्टी में भी। अगर हमारे पास कह रहे हैं दो डाइवेलेंट्स हैं, है ना, दो चार्जेस अगर दोनों डाइवेलेंट हैं, लेट्स से एक मैग्नीशियम +2 है, दूसरा वाला कैल्शियम +2 है ना, दोनों के ऊपर चार्जेस तो +2 ही हैं, तो 2 2 जा, क्योंकि मैंने बताया कि प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस करना है आपको, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा तो इसका मतलब, और डिस्टेंस अगर इसने कहा कांस्टेंट रखनी है, सेम डिस्टेंस रखनी है, तो मतलब फोर्स हमेशा 4 गुना होगा, तो मतलब डाइवेलेंट 4 गुना दम से आपस में अट्रैक्टेड रह सकते हैं, है ना। बिल्कुल यही बात है और इसी कारण से इसे समझाया गया। डन, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं तो फटाफट से मुझे बताइए एड्सॉर्प्शन स्ट्रेंथ रिलेटेड टू द एनायन, उससे रिलेटेड सही सीक्वेंस क्या होगा? क्या होगा? बोलो 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 बोलो। 5 4 3 2 1, आई होप ये आपको याद है, सीक्वेंस याद है, तो आंसर पता है आपको, सी होना चाहिए। यानी सबसे ज्यादा हम कहेंगे कि फॉस्फेट, उससे कम सल्फेट, उससे कम नाइट्रेट, उससे कम क्लोराइड। नहीं याद था तो अभी याद कर लेना, रट लेना, याद कर लेना बहुत जरूरी है। अगर याद था तो अब फटाफट से बताओ लायोट्रॉपिक सीरीज ऑफ कैटायंस भी बता दो फटाफट से, अगर वो याद था तो ये भी तो याद होगा। 5 4 3 2 1, आंसर रिवील कर रहा हूँ। आंसर इज अगेन सी, मतलब एल्यूमिनियम सबसे आगे आ जाता है, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड सोडियम, लेकिन बीच में यहाँ कौन रह गया? हाइड्रोजन और आ गया, याद रखना, हाइड्रोजन भी आ गया। हाइड्रोजन कहता है कि मैं हल्का हूँ और मैं ज़्यादा आसानी से जुड़ पाता हूँ सॉइल कॉलोइड्स में, क्योंकि मैं H+ ले सकता हूँ आसानी से, है ना, ले सकता हूँ तो आसानी से रिड्यूस हो सकता हूँ, अच्छे बॉन्ड बना सकता हूँ, इस कारण से हाइड्रोजन आगे आ जाता है ना। और ये याद रखना, ये सीक्वेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब फटाफट से बताइए हमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पोटेशियम फिक्सेशन बाय क्ले मिनरल इज करेक्ट। पोटेशियम फिक्सेशन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आप कहेंगे आप क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते हैं, इसलिए नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि ये मुझे पॉज करके अपने आप पढ़िए, ये प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं हमारे, है ना, ये आपका काम है, क्वेश्चन को पॉज करके पढ़िए आराम से, अपना दम लगा के आंसर सोचिए। आप कहेंगे सर चुप हो जाओ, ओके, आंसर रिवील कर रहा हूँ। 5 4 3 2 1, आंसर इज सेकंड। वर्मिकुलाइट फिक्सेस पोटेशियम अंडर ड्राई कंडीशंस एंड मॉइस्ट कंडीशन, याद रखने वाली बात है, वर्मिकुलाइट ड्राई और मॉइस्ट कंडीशन दोनों में फिक्स कर सकता है पोटेशियम, जबकि मॉन्ट वर्मिकुलाइट सिर्फ और सिर्फ कौन सी कंडीशन में फिक्स करता है? ड्राई कंडीशन में ही फिक्स करता है। क्या कारण हो सकता है? सरफेस चार्ज। सरफेस चार्ज आपको पिछले वीडियो में मैंने याद करवाया था कि नहीं करवाया था? सरफेस चार्ज नहीं रे भैया, लेयर चार्ज, गलत गलत बोल गया, लेयर चार्ज। लेयर चार्ज याद है आपको? PSVM, है ना, पी का कितना था? 0 से लेकर 0.4,
फिर स्पेक्टाइट का 0.4 से 1.2, वर्मिकुलाइट का 1.2 से 1.8, आप कहेंगे माइका का कितना था, 1.2 से ज़्यादा आई थिंक, है ना, मोर देन 2 था। तो इस तरह से कुछ हमें ये याद रखने होते हैं। लेयर चार्ज, तो लेयर चार्ज हमारे वर्मिकुलाइट का ज़्यादा है। लेयर चार्ज ज़्यादा होने के कारण बताते हैं कि वो ड्राई और मॉइस्ट दोनों कंडीशन में आसानी से मॉलिक्यूल्स को पकड़ के रख पाता है, चाहे सूखी कंडीशन हो चाहे ड्राई कंडीशन हो। लेकिन मोनोनाइट कहता है कि नहीं भैया, हमको सिर्फ सूखी कंडीशन में, मतलब हाइड्रेशन शेल नहीं होगा जब एलिमेंट्स के ऊपर, तब मैं खाली चिपका सकता हूँ अपने ऊपर। ओके, बात समझ आ गई, आगे बढ़ते हैं। फटाफट से बताइए कौन सा सही होगा प्रेसिपिटेशन के संबंध में। 5 4 3 2 1 आंसर रिवील कर रहा हूँ। आंसर इज सी। सी मतलब कह रहा है कि आयनिक प्रोडक्ट अगर ज्यादा है केएसपी से, यानी सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट से ज्यादा है, तो मतलब प्रेसिपिटेशन होगा। बराबर है तो मतलब सैचुरेटेड कंडीशन है। लेस देन है तो अनसैचुरेटेड कंडीशन है। ये अनसैचुरेटेड, ये सैचुरेटेड, और ये ओवर सैचुरेटेड, इसको बोला गया है ओवर सैचुरेटेड कंडीशन। ओवर सैचुरेटेड कंडीशन में प्रेसिपिटेशन हो जाता है, कुछ नीचे बैठ जाता है। ठीक है, फटाफट से एसएसपी और डीएपी के संबंध में फॉस्फोरस फिक्सेशन से जुड़ा कथन कौन सा सही है, ये जज करके बताइए। 5 4 3 2 1 आंसर रिवील कर रहा हूँ। आंसर वापस क्या हो गया, आंसर इज सेकंड। मतलब हाई concentrated phosphate solution around the granule exceed the solubility product of aluminum and calcium phosphate। कहते हैं कि एसएसपी हो चाहे डीओपी हो, है ना, दोनों अगर जब पानी में जाएंगे तो वो पानी का अपने आसपास घोल बनाएंगे। तो ये पानी का घोल बनेगा वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, मतलब हाईली कंसनट्रेटेड फॉस्फेट सॉल्यूशन बनेगा। ये जो हमारा एक तरह से फर्टिलाइजर है, वो उसके संबंध में जो पानी आएगा, उसके आसपास जो पानी आएगा, उसके साथ जो घोल बनेगा वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, हाई कंसनट्रेशन होगा। फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, ये फॉस्फोरस हाईली एक्टिव होगा तो आसानी से कैल्शियम या एल्यूमिनियम के साथ ये रिएक्ट कर सकता है और फॉस्फेट बना सकता है ना, और इस कारण से ऐसा देखा जाता है, ज़्यादा बनने के कारण वो प्रेसिपिटेट हो सकता है। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, इन कैलकेरियस सॉइल फॉस्फेट फिक्सेशन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द पीएच। बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है ये एग्जाम में आ सकता है। अगर आप एसआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ एसआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। चलो ठीक है, जेआरएफ में भी आ सकता है, नेट में शायद ना आए, बट एसआरएफ में जरूर आ सकता है ये। इन कैलकेरियस सॉइल्स फॉस्फेट फिक्सेशन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द पीएच। पीएच अगर बढ़ेगी तो फॉस्फेट फिक्सेशन कम हो जाएगा। क्या बोलती पब्लिक? इसका रीजन बताया है कि विद इंक्रीज इन द पीएच कैल्शियम आयन एक्टिविटी कम हो जाती है, जिससे कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, विच इंक्रीजेस फॉस्फेट आयन एक्टिविटी। बिल्कुल, आयन एक्टिविटी बढ़ जाती है तो फिर फिक्सेशन कम हो जाता है। आई बात समझ? नहीं आई? कोई बात, याद रखना आंसर इसका फर्स्ट है। क्यों है फर्स्ट? ये ऐसे कह रहा है कि कैलकेरियस सॉइल है अगर, है ना, तो इसमें अगर आपने कहा है कि पीएच अगर बढ़ गई है, पीएच बढ़ गई है ना, विद राइज इन द पीएच कैल्शियम आयन एक्टिविटी डिक्रीजेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम जो है वो ज्यादा बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। पीएच बढ़ती है तो कार्बोनेट्स बढ़ते हैं, कार्बोनेट्स बढ़ेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा बनेगा। कैल्शियम कार्बो जब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ बिजी हो गया तो फॉस्फोरस कहता है मैं क्या करूँ, मैं जॉब छोड़ दूँ? हाँ भाई छोड़ दे, तो मतलब ये फ्री हो गया। ये फ्री हो गया तो ये कम फिक्स हो रहा है, कम फिक्स हो रहा है तो मतलब ज़्यादा अवेलेबिलिटी होगी। आई बात समझ में? नहीं आई होगी, अभी भी नहीं आई तो मुझे पॉज करके स्टेटमेंट को आराम से पढ़ो, समझ में आ जाएगा। फटाफट से इस क्वेश्चन का जवाब बताइए क्या होना चाहिए। बहुत ही फेमस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 4 3 2 1 आई एम रिवीलिंग द राइट आंसर। आंसर इज सेकंड, राइट। क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं कैल्शियम और पोटेशियम की एक्टिविटी का ये रेशो जो होता है, इसे हम एक्टिविटी रेशो बोल देते हैं ना, इसके अंदर आप कह रहे हैं दोनों का कंसंट्रेशन आपको 4 टाइम्स कर देना है रे भैया। मतलब पोटेशियम को भी 4 गुना कर दिया, मैग्नीशियम को भी, अरे कैल्शियम को भी 4 गुना कर दिया, तो इसके ऊपर तो रूट लगा है तो मतलब ये 2 हो गया, तो कट के आंसर आया 2, तो मतलब 2 टाइम्स। अगर ये 1/2 आता आंसर तो क्या कहते हैं, 1/2 आता तो डिक्रीजेस ले देते हम, लेकिन अभी तो सिर्फ 2 आया है, तो आंसर क्या होगा, इंक्रीजेस बाय 2 टाइम्स। आई बात समझ में या नहीं आई? इंपॉर्टेंट है, आई ट्रिपल एस में सीधा दिया हुआ है क्वेश्चन, ये सीधा आई ट्रिपल एस के अंदर दिया गया एमसीक्यू है, और इसीलिए कह रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिगेंड एड्सॉर्प्शन ऑफ फॉस्फोरस बाय द सॉइल रिजल्ट्स इन, इसका जवाब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। व्हाट यू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन बताइएगा मुझे। नेक्स्ट इसका भी आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 2 क्वेश्चन आपके ऊपर हैं, कमेंट करके बताने हैं आपको।
तो ये था आज का सेशन जिसके अंदर हमने सॉइल केमिस्ट्री से जुड़े कई सारे कॉन्सेप्ट जाने हैं। लास्ट क्वेश्चन आप जैसा कि देख सकते हैं सबमर्ज्ड सॉइल के ऊपर है, मतलब मिट्टी में जब पानी लगातार भरा हुआ रहेगा तब उस कंडीशन में क्या चेंजेस देखे जाते हैं वो आपको बताना है। यहाँ एक सीक्वेंस होता है, कौन से आयन सबसे ज्यादा रिड्यूस होते हैं, एक ट्रिक भी बनाई थी मैंने भी, स्टूडेंट्स अपने हिसाब से भी याद रखते हैं। सबमर्ज्ड सॉइल के कई सारे कॉन्सेप्ट हैं याद रखने हैं, इसमें पीएच जो है न्यूट्रलिटी की तरफ आ जाती है, एक O9 मन फिर सोना चाहिए ऐसे करके मैंने ट्रिक बनाई थी, ऑक्सीजन नाइट्रेट मैंगनीज है ना, जो सारे याद रखने हैं, हमें सीक्वेंस याद रखना है, उनके रिडॉक्स पोटेंशियल याद रखने हैं, रिडॉक्स पोटेंशियल का घटता हुआ क्रम याद रखना है ना, और क्या याद रख सकते हैं हम, ठीक है, रिड्यूस कंडीशन वाटर लॉक कंडीशन में हम देख सकते हैं एसिड सल्फेट सॉइल को लिंक कर देते हैं बच्चे, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर जिसके अंदर हम क्या बात करेंगे, जिसके अंदर हम बात करेंगे अब देखते हैं, आई थिंक सॉइल फर्टिलिटी उठा लेते हैं। आप भी कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा कि सर अब ये उठा लेते हैं, माइक्रोबायोलॉजी मुझे डिमांड आई थी, माइक्रोबायोलॉजी उठाते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो सॉइल माइक्रोबायोलॉजी की नेक्स्ट सेशन के अंदर क्वेश्चंस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कोई डाउट हो, कोई गलती हो तो माफ़ कर देना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना।